Assalamu alaikum. Today's my lecture topic is drug metabolism. Now come towards the objectives. सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय एंजाइम्स। ड्रग मेटाबॉलिज्म होती क्या है और एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है उसका। ठीक है, इसके बाद हम उसके फेजेस देखेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म के दो फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2 होता है। देन कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, कॉन्जुगेशन जो हमारी फेज 2 में हो रही होती है। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस चेक करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कि सबसे पहले जो भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई है वो उसके अंदर मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू जो भी ड्रग का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जो कि जिसमें जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्रग के साथ जब स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कहलाते हैं, यानी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, किसके थ्रू, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा इसमें मेटाबोलाइज जो रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास कंडेंसेशन है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस होती है, आइसोमराइजेशन हो सकती है। ये डिफरेंट हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। ठीक है, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक को हम इस तरह एब्रीविएशन ये होती है इसकी ADME होता है, जिसको एब्रीविएट इस तरह करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सबसे पहले जो जो भी ड्रग एडमिनिस्टर की गई है, ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर गई, जो भी मेडिसिन है बॉडी के अंदर जाने के बाद अपना साइट ढूंढती है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी ड्रग जो है अगर उसको इफेक्ट करना है बॉडी के अंदर तो वो ड्रग जो है वो बाइंडिंग साइट पर जाकर पहले अटैच होगी, बाइंड होगी। ठीक है, उसके बाद ही वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने ड्रग बॉडी के अंदर जाकर अगर चलो अगर पेन है कहीं पर तो हमने पेन किलर ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि पेन किलर हमारी बॉडी के अंदर गई, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरी बॉडी में जो है वो पेन हो रहा था, या चलो अगर पूरी बॉडी में भी पेन हो रहा है तो वो क्या होता है, वो रिसेप्टर डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है। तो ड्रग क्या करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है कौन सा रिसेप्टर जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो ड्रग जाकर उस बाइंडिंग साइट से या रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। ठीक है, ड्रग जैसी ही बाइंड हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाइंड होते ही वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन हो गया। सही है, ADME का ए क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे पास डन हो गया बाइंडिंग होते ही। उसके बाद क्या होगा कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब जाहिर है बाइंड हो गया है तो फिर वो उसको एब्जॉर्ब जब हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। वो ब्लड जो है वो क्या करेगा, उसको पूरी ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो फिर वो मेटाबोलाइज्ड होती है। अब वहां पर कोई भी एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो है जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि कोई रिएक्शन हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, इन किसी भी रिएक्शन के थ्रू जो है वो क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद मोस्टली ये क्या कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो मेटाबोलाइज होगी फिर क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होती है, उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस कर दिया, अब वो क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी, यानी कि एक्सक्रीशन। ADME हमारा हो गया कंप्लीट, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये ओवरऑल क्या होता है, हमारे पास ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल जो है हमारे पास एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देते हैं ड्रग को इनटू मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, अब ये ड्रग जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, थेरेप्यूटिक भी हो सकता है, हार्मफुल भी होता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। यानी कि अगर थेरेप्यूटिक का क्या मतलब होता है कि वो एक अच्छा इफेक्ट दे देगा बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्मफुल का क्या मतलब होता है, अगर ओवरडोज ले लिया है या फिर कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ड्रग ले ली है तो टॉक्सिसिटी आ जाती है, या कोई ऐसी गलत मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है या फिर हार्मफुल हो सकती है वो ड्रग बॉडी के लिए। इनएक्टिव का क्या मतलब होता है कि वो ड्रग जो है हमारी बॉडी में एक्टिवेट ही नहीं हुई, यानी कि उसको बाइंडिंग साइट मिला ही नहीं, तो वो एक्टिवेट ही नहीं हुई और वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव थी बॉडी के अंदर। सही है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रग जो है वो जाके एंजाइम्स के साथ जो है वो बाइंड होती है, बाइंड होने के बाद वो मेटाबोलाइट होती है और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई पैथोफिजियोलॉजी जैसे अगर देखें किसी भी ड्रग की या किसी भी डिसीज की,
तो क्या होता है वहाँ पर कि कोई भी डिसीज कंडीशन है तो वो ड्रग जाकर पहले उसके बाइंडिंग साइट से अटैच होगी, फिर अपने एंजाइम्स एक्शन प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है जी, और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी दे देगी। और नेक्स्ट इज के यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है रिएक्शन जो है करवा रहा होता है, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें इसमें जो है रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिवर ही जो है वो सारे मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा एक्शन प्रोड्यूस करा है, क्योंकि सारे जितने भी मेटाबोलाइज्ड होते हैं, ड्रग जितनी भी मेटाबोलाइज होती है वो सब लिवर के थ्रू ही हो रही होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मतलब एक्टिविटी शो कर रही होती है या फिर थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रही होती है मेटाबोलाइट मेटाबोलाइज्ड होने के बाद। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द ड्रग। क्यों भाई, मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो है वो जो लिवर के अंदर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैटालाइज है, यानी कि स्पीड कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को और उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। प्रो ड्रग क्या होती है यहाँ पर, ये वीकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये इनएक्टिव होता है, जो कि वो सब्सटेंस होता है जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, जिसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। प्रोडक्ट की एक कहानी ये भी होती है कि भाई वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और दूसरा ये कि ये एंटीबॉडीज बना रहा होता है। ठीक है, या तो अगर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं प्रोडक्ट्स को पेशेंट के अंदर। फिर वो जैसे कि कोविड के दौर में हुआ था कि भाई जिसको कोविड हो चुका था उसका प्रोटीन या फिर उसका जो है वो एंटीबॉडीज जो उसकी बॉडी में बन रही थी उसको लेकर फिर एक नया ड्रग मतलब ड्रग फॉर्मुलेट किया जा रहा था। ड्रग नहीं हुआ तो वैक्सीन से हमने फॉर्मुलेट की थी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट वो होती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और वो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, अदरवाइज जो डिसीज कंडीशन से गुजर चुका है और वो सर्वाइव कर चुका है तो उसके अंदर से एंटीबॉडीज को लेकर वैक्सीन बनाई जाती है, फिर ड्रग बनाई जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 होता है। यहाँ पे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, यानी कि लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि टॉक्सिन्स होते हैं और वेस्ट होते हैं, यानी कि टॉक्सिन से मुराद ये कि फैट सॉल्युबल ड्रग को सबसे पहले एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, फैट सॉल्युबल ड्रग जो है वो एंटर होने के बाद बॉडी के अंदर फेज 1 ड्रग को इनएक्टिव कर देती है। सही है, फेज 1 को इनएक्टिव करती है। यहाँ पे एंजाइम्स जो मौजूद होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन और डीहाइड्रोजिनेशन करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर है। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी ड्रग है उसके ऊपर से हैलोजन को रिमूव कर दिया जाता है। हैलोजन मतलब कि हमारे पास जो ड्रग होती है, आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा हो तो उसमें हैलोजन एक क्लास ऑफ ड्रग होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसको क्या किया जाता है, रिमूव आउट करवा दिया जाता है। डी का मतलब होता है रिमूव। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी होते हैं हमारे पास, विटामिन B12, विटामिन B6, B3 एंड B2, फॉलिक एसिड होता है, ग्लूटाथायोन होता है, इसके अलावा हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई सबसे पहले अच्छा एक बात और बता दूं, हाइड्रोफ्लिक ड्रग को हमें एडमिनिस्टर करवाना होता है ताकि वो मेटाबोलाइट आराम से बना ले और एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, हाइड्रोफ्लिक ड्रग जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके बाद वो क्या करता है, सबसे पहले वो लिपोफ्लिक बनता है। लिपोफ्लिक बनने के बाद वो क्या करता है, सॉरी, लिपोफ्लिक ड्रग को हमें एडमिनिस्टर करवाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ब्लड बैंक बैरियर से ड्रग को क्रॉस करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लिपोफ्लिक ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, फिर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, फेज 1 से फेज 2 में वो कन्वर्ट होता है। वहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोफ्लिक ड्रग बन जाती है, यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग बनती है। उसके बाद एक्सक्रीट होना उसको आसान होता है। ड्रग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें लिपोफ्लिक ड्रग एडमिनिस्टर करवानी पड़ती है। लिपोफ्लिक ड्रग का क्या काम होता है कि वो ब्लड बैंक बैरियर को ईजिली
क्रॉस कर देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बी जो होता है हमारे पास, उसको इजिली क्रॉस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वाटर सॉल्युबल बनकर यानी कि हाइड्रोफिलिक बनकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रीजन ये अराइज होता है कि भाई लिपोफिलिक ड्रग ही एक्सक्रीट आउट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो मेटाबोलाइज्ड हो गई है, इस वजह से वो क्या हो रही है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो वाटर सॉल्युबल बन रही है और एक्सक्रीट आउट हो जा रही है। अच्छा, यहाँ पे फेज 2 में क्या होता है, जब ड्रग जो है अपना एक्शन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर चुकी है, अब उसको एक्सक्रीट आउट होना है, तो वो क्या करती है, फेज 2 में चली जाती है। फेज 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन पाथवेज होते हैं जो कि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सल्फेशन है, ग्लूकोरोनाइडेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन है और मिथाइलेशन का रिएक्शन हो रहा होता है। सल्फेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फर है। अच्छा, ग्लूकोरोनाइडेशन में क्या होता है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड है। ग्लूकोरोनिक एसिड जो एक हमारा कंपाउंड है जिसकी एडिशन हो रही होती है। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बन जाता है, सबस्ट्रेट के साथ कॉन्जुगेट बनता है, उसके बाद वो फेज 1 में जाके वाटर सॉल्युबल में, सॉरी फेज 1 में हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्जुगेट बना, उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया वाटर सॉल्युबल यानी कि फेज 2 में। ठीक है, जैसे ही वो ड्रग यहाँ पर फेज 2 के अंदर आई है, तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, सबस्ट्रेट के साथ कॉन्जुगेट बना और उसके बाद वो फेज 1 में बना था कॉन्जुगेट, उसके बाद क्या हुआ, वो फेज 2 में आने के फौरन बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया वाटर सॉल्युबल ड्रग में। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग कह लें या वाटर सॉल्युबल वेस्ट कह लें या फिर वो वाटर सॉल्युबल कोई भी मटेरियल कह लें, जो भी जाहिर है हमने ड्रग एडमिनिस्टर की थी। उसके बाद क्या होता है, एसिटाइलेशन में क्या है, एसिटाइलेशन में हमारे पास एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि अमाइनो एसिड की एडिशन हो रही है, यानी कि जैसे ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, इसकी एडिशन हो गई। मिथाइलेशन में क्या होगा, आपके पास मिथाइल चेन की एडिशन हो जाएगी। ठीक है, हमें कुछ भी करके फैट सॉल्युबल यानी कि लिपोफिलिक ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग बनाना है, तो हम ये सारे रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं बॉडी के अंदर। खैर ये सारे रिएक्शन हम नहीं करवा रहे होते, ड्रग जैसी बॉडी के अंदर जाती है तो ये हमारे नेचुरली ये सारे मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं। अब ये जैसे ही वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, एलिमिनेट कैसे होता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, बाइल के थ्रू हो सकता है या फिर स्टूल के थ्रू होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम है, ग्लूटाथायोन है, विटामिन B5 B12, विटामिन C है, ग्लाइसिन जो कि अमीनो एसिड था, ठीक है, फॉलिक एसिड है, कोलिन है। तो ये सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इस इन सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फार्माकोकाइनेटिक है, जैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है और एलिमिनेशन हो रही है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। ड्रग हमने एडमिनिस्टर करवाया, फेज 1 में गया, लिपोफिलिक ड्रग थी, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट हो रही है, मॉडिफाइड एक्टिविटी दे रही है, कॉन्जुगेट बना रही है फेज 2 के अंदर जाकर, यानी कि आपने पहले देखा था कॉन्जुगेट पाथवे बन रहा था जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व थे। कॉन्जुगेट बनने के जैसे ही कॉन्जुगेट बनेगा फौरन से जो है वो वाटर सॉल्युबल वेस्ट बन जाएगा और वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। अच्छा, ड्रग जो है फेज 1 के अंदर या तो ड्रग मॉडिफाइड एक्टिविटी देगा, ठीक है, या फिर ड्रग जो है वो इनएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट बन जाएगा और उसके बाद में वो कॉन्जुगेट बनाएगा और एलिमिनेट आउट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है, यानी कि लिपोफिलिक ड्रग हमने एडमिनिस्टर करवाया और वो क्या हो गया, ये सारे फेजेस से गुजर कर वो हाइड्रोफिलिक बनी यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग बनी और उसके बाद वो एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिए हुए हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप रेफरेंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझे कोई भी क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अभी जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो 2 फेजेस में डिवाइड हो गया था हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म, फेज 1 था और फेज 2 रिएक्शंस जो थे, यहाँ पे मॉडिफिकेशन थी, कॉन्जुगेशन था, आपको पता है, और एक्सक्रीशन भी था। ठीक है, फेज 1 जो रिएक्शन है इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मैंने स्टार्ट जब हमारा लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉडिफाइड, स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्रग के साथ क्या हो जाते हैं, बायो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास फेज 1 में
दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अच्छा, ऑक्सीडेशन जो कैटालाइज क्या करती है, साइटोक्रोम B450 के साथ कैटालाइज्ड हो जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहा है यहाँ पर। अच्छा, साइटोक्रोम P450 हमारे पास एंजाइम्स है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस क्या कर रहा है, इस्ट्रेज के साथ और पेप्टाइडेज के साथ कैटालाइज्ड हो रहा है, ठीक है। फेज 2 रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फेज 1 हमारे पास क्या था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये फेज 2 क्या है हमारे पास, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जो कि हाईली पोलर डेरिवेटिव्स को जनरेट कर रहा है। हाईली पोलर डेरिवेटिव्स हमारे पास कौन सी होती हैं, कॉन्जुगेट्स होती हैं, यानी कि ग्लूटाथायोन, सल्फेट, ग्लाइसिन और ग्लूकुरोनिक एसिड। ये सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। फेज 1 जो था हमारे पास इनएक्टिवेशन करवा रहा था ड्रग की स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। फेज 2 में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ड्रग को हाइड्रोफिलिक बना रहा है और एक्सक्रीट आउट करवा रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन ही क्या कर रहा है, हाइड्रोफिलिक बना रहा है ड्रग को और वो एक्सक्रीट आउट करवा रहा है, फेज 2, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो वो क्या है, क्यों जरूरी होते हैं, ताकि वो कैटलिस्ट यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकें। एज अ को फैक्टर जो है वो हमारे पास प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। फेज 2 को जो है हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शुगर कॉन्जुगेशन अगर हो रही है, कोई भी किसी भी कंपाउंड की शुगर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, ग्लूकोरोनाइडेशन कहला रही होती है, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस हैं, यानी कि फेज 1 में क्या होता है, ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो ये इस तरह हो रही होती है, यही सारे मॉलिक्यूल्स और यही सारे एंजाइम्स और यही सारे कंपाउंड जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि फेज 1 और फेज 2 में, सॉरी फेज 1 में जो है हमारे पास रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, ठीक है। यही सारे रिएक्शंस होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज फेज 2। फेज 2 हमारे पास क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये ज्यादातर किसमें होती है, साइटोसोल में होती है, ठीक है। ये ड्रग जो है मेटाबोलाइज्ड होती है यहाँ पर फेज 2 के अंदर, और क्या करती है, मेटाबोलाइज होने के बाद वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है और वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यहाँ पे शुगर कॉन्जुगेशन हो रही है, जो मैंने आपको बताया, यानी कि ग्लूकोरोनाइड होती है, ठीक है, मिथाइलेशन हो रहा है, एसिटाइलेशन है, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होती है। फेज 2 में कॉन्जुगेशन वापस से रिपीट हो रहा है, तो यही सारी कॉन्जुगेशन जो हमारे पास फेज 2 में हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर ये जो ड्रग थी, इसके ऊपर कोई न्यू फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है या कोई इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है किसी न्यू फंक्शनल ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या करता है, ड्रग को मोर पोलर बना देता है, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, ठीक है। यहाँ पे फार्माकोर अगर मैं बताऊं आपको, तो फार्माकोर क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है जिसमें अगर ड्रग के ऊपर या ड्रग में या किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एक्टिव था और जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे रहा था, अगर उसको रिमूव करवा दिया जाए या न्यू ड्रग फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी जो है इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि थेरेप्यूटिक एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। और अगर इसी तरह अगर मैं बोलूँ, अगर उस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी ओवरऑल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। पूरा कंपाउंड जो था, इतना बड़ा जो हमारी ड्रग बनी हुई थी, तो क्या होगा, अगर उसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप अलग कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, पूरी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फार्माकोर का प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी वजह से ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव और पोलर हो जाती है, ठीक है, यानी कि पोटेंट ड्रग हो जाती है। अब यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि मोर रिएक्टिव सेंटर्स में अपियर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल, इसके अलावा अमाइनो ग्रुप होता है, एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। ये सारे जो है वो ड्रग को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोटेंट ड्रग बना देते हैं या बहुत ज्यादा पोलर ड्रग बना देते हैं या थेरेपेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे OH है, SH है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, CONH है विथ
ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अगर इसको बनाया जाए ग्लूकुरोनाइड्स बना देते हैं ये, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सल्फेट के साथ क्या बनाते हैं, सल्फेट डेरिवेटिव बना देता है। अमाइन जो है वो हमारे पास कार्बोक्सी अमाइन है, अमाइनो एसिड है, सल्फर ड्रग्स है। अगर एसिटाइल ग्रुप के साथ अगर अटैच होते हैं तो वो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव्स बना देते हैं। हेलो मतलब हेलोजेंस अगर है, या नाइट्रेट है, या एपोक्साइड है, सल्फेट है। ग्लूटाथायोन के साथ अगर रिएक्ट होते हैं या कोई कॉन्जुगेट बना रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब फेज 2 के अंदर हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, सबको जो है सारे लेस लिपिड सॉल्युबल बना रहे हैं। ये सारा रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या कर रहे हैं, लेस लिपिड सॉल्युबल ड्रग बना रहे हैं। यानी कि फेज 2 के अंदर आपको पता है कि हमें हाइड्रोफिलिक ड्रग चाहिए होती है, तो अब लेकिन हमने तो एडमिनिस्टर किया लिपोफिलिक ड्रग। तो अब लिपोफिलिक ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर जैसे हमने कर दिया है, तो वो क्या करेगी, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगी फेज 2 के अंदर जाकर, और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारे रिएक्शंस है जो को इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लिपिड सॉल्युबल को कम करने के लिए, ठीक है, लेस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सके। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म पे। यानी कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिजीज फैक्टर्स हैं, यानी कि कोई डिजीज हो जाए किसी भी पेशेंट को, या जैसे कोई पेशेंट है जो डिसीज कंडीशन में आया है, तो क्या होगा हमारे पास कि ड्रग, कोई भी हमने ड्रग एडमिनिस्टर करवाई है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर मैकेनिज्म फिजियोलॉजी चेंज हुई हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर वो नए सिरे से काम करेगा। एक जाहिर सी बात है, ऊपर से अगर हम कोई फॉरेन पार्टिकल डाल रहे हैं एज अ ड्रग, तो वो क्या करेगा, पहले बॉडी आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद फिर वो फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस, उसके बाद ही जो है वो ड्रग मेटाबोलाइज्ड होती है। लिवर डिसीजेज में सिरोसिस है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज है, जॉन्डिस है, कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा में पर कैंसर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये अगर ये वाली कंडीशन है तो भी ड्रग जो है वो अफेक्ट करेगी। फैक्टर जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। मेजर लोकेशन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, यानी कि अगर एंजाइम्स जो है वो सही जगह पर नहीं है, या सही टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हुए, या एंजाइम जो रिलीज नहीं हुए, या कोई कॉन्जुगेट वहां पर नहीं बना, तो क्या होगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। डिसफंक्शन हो जाता है, कैन लीड टू इम्पेयर ड्रग मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट होता है, यानी कि आपको पता है कि लिवर के थ्रू ही ड्रग मेटाबोलाइज होती है। तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि वहां पे ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज जल्दी नहीं हो सकेगी, ठीक है। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी को ज्यादा कर देगा, 2 to 4 times ज्यादा कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देगी, जबकि एडवर्स इफेक्ट दे देगी, ठीक है, साइड इफेक्ट दे देगी। कार्डियक फेलियर में भी जो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा लिवर की वजह से, ठीक है। या लिवर के थ्रू, लिवर में जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा कार्डियक फेलियर में, ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। हार्मोनल डिसीज अगर कोई है, या इन्फेक्शन है, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, या चेंज मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी चेंज हो गई है, तो भी इफेक्ट आता है। ड्रग इंटरेक्शंस, यानी कि अगर कोई ऐसी 2 ड्रग ले ली हमने, या कोई 3 ड्रग ले ली, 4 ड्रग ले ली, आपस में जिसका इंटरेक्शन जो है वो बहुत सीवियर है, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने एक ड्रग ली है, उसके साथ मैंने दूसरी ड्रग भी दे दी, मोस्टली ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि इस ड्रग के साथ वो वाली ड्रग नहीं लेनी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं दोनों ड्रग को साथ में ले लूँ तो क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा जो है वो इफेक्ट आता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ऐसे कुछ पेशेंट में ऐसा भी होता है कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई जब कोई भी पेशेंट ड्रग लेगा तो उसको फौरन से मेटाबोलाइज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लड तक पहुंची ही नहीं, टिश्यू तक पहुंची नहीं, और वो थेरेपेटिक इफेक्ट देगी नहीं, ठीक है। यानी कि वो कंसंट्रेशन, वो उतनी कंसंट्रेशन में ड्रग अमाउंट वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता। और कुछ पेशेंट में ऐसा भी होता है कि जिसका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है, वो ड्रग ज्यादा रह गई बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट देगी, ठीक है। यहाँ पे जो है जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर कंडीशंस भी हो सकती है, क्रॉनिक लिवर डिसीजेज में मैंने आपको बताया, लिवर डिसीजेज में भी ये हमारे पास जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म इफेक्ट नहीं कर पाता पूरा। हार्ट फेलियर में भी यही होता है, ड्रग इंटरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फिनोबार्बिटॉन जो है जैसे इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो क्या करता है, फिनोबार्बिटॉन जैसे हमने ड्रग ले ली है, ये कौन सी ड्रग होती है, बार्बिचुरेट ड्रग है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट होती है, एंटी एंजाइटी ड्रग होती है।
तो ये क्या कर रही है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो था, जो कि फेज 1 में मौजूद था, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। तो जैसे ही इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो ही नहीं होगी और वो क्या होगा, वो डिसीज कंडीशन ठीक ही नहीं होगी। सिमिटिडिन है, ये हमारे पास कौन सी ड्रग है, एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है। ये क्या करती है, साइटोक्रोम P450 के जो एंजाइम होता है वो उसको डिक्रीज कर देती है, उसकी एक्टिविटी को। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई तो फेज 1 जो है हमारे पास कंटिन्यू होगा ही नहीं, रिएक्शंस होंगे ही नहीं और फिर वो ड्रग मेटाबोलाइज्ड होगी ही नहीं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर रीजन क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, कि वो ऐसी ड्रग डिजाइन करता है जो कि मेटाबोलाइज्ड साइटोक्रोम P450 के एंजाइम के थ्रू हो ही ना। ठीक है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो ऐसी ड्रग डिजाइन करते हैं जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम जिसमें इन्वॉल्व ही ना हो, और वो उसके थ्रू मेटाबॉलिज्म ना हो, किसी और इफेक्ट के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू या किसी और हार्मोन, प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके थ्रू मेटाबोलाइज हो जाए, लेकिन ये वाली एंजाइम के थ्रू ना हो। ठीक है, और ये जो है साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटीज कोई इफेक्ट ही ना दे हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इंटरेक्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं ड्रग के साथ, जिसकी वजह से साइटोक्रोम P450 जो है मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ज्यादा हाई कर देती है, बहुत ज्यादा लो कर देती है। That's all from my lecture. If you have any query regarding this lecture, so feel free to ask on the comment section. Thank you.